हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ प्लान स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने पॉलिसी वर्सेस रूल्स की बात कर ली है। पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट था जिसकी वजह से हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन मेंटेन कर पाते हैं। रूल्स लेकिन स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो हमें बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत सारे हमने बातें कर ली थी कि रूल्स आर फ्रेम टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। ठीक है ना। पॉलिसी एक जनरल वर्ड है, जनरल स्टेटमेंट है। डिसिप्लिन जैसे कि हमने बात करी, या रिटर्न पॉलिसी, या क्रेडिट पॉलिसी, या डिस्काउंट पॉलिसी, परचेज पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी का जिक्र करा। और उसमें बेटा स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्टेटमेंट भी देखी, रूल्स भी देखे। और रूल्स हमेशा रिजिड इन नेचर होते हैं जिसको इंप्लीमेंट करने पर पेनल्टी होती है। ये सब बात बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में करी, ये सब रिवाइज करी। अब बेटा आगे बढ़ जाते हैं। दो और टाइप ऑफ प्लान की बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा स्ट्रेटजी। ऑब्जेक्टिव वर्सेस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं बाबू, क्योंकि इन दोनों में भी क्लोज रिलेशन है, तभी इनकी बात मैं साथ साथ कर रहा हूं। एक बात ध्यान रख लेना, यहीं से मैं एक बात बताने जा रहा हूं। ज्यादातर टाइप्स ऑफ प्लान की केस स्टडी उनके सिनोनियम से सॉल्व हो जाती है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव को बहुत अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है। कोई लोग ऑब्जेक्टिव को बोल सकते हैं गोल्स, कोई बोल सकता है एम्स, कोई बोल सकता है बेटा टारगेट्स, बेंचमार्क, basis to any organization, basis to any organization. Objective also provide direction to the organization. इन सब नाम से बेटा ऑब्जेक्टिव की केस स्टडी आइडेंटिफाई होती है, और ये सब इनके सिनोनियम ही है। ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को बेसिस देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ही ऑर्गेनाइजेशन को, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव आर द एम्स, आर द टारगेट्स, आर द बेंचमार्क, गोल्स, ये सब सिनोनियम ही तो है। पेपर में आप ज्यादातर देखोगे बेटा केस स्टडी इन्हीं नाम से आ जाएगी। अब बेटा ऑब्जेक्टिव में ही ना मैं फर्दर रियल लाइफ की भी कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ, और रियल लाइफ के अलावा बेटा केस स्टडी में आपको जिन चीजों की जरूरत है उनकी भी बात कर रहा हूं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव होनी चाहिए या क्वालिटेटिव? ये बात हमने पहले भी की है। क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? देखो, होने तो क्वांटिटेटिव चाहिए, क्योंकि अगर हम रियल एटमॉस्फेयर की बात करें या कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, अगर आप क्वालिटेटिव बात करोगे ना, तो बेटा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब लोग समझ जाएंगे कि आप बहुत ही इमेच्योर पर्सन, अभी आपको जिंदगी की जानकारी है। क्योंकि बेटा क्वालिटेटिव चीजें इतनी क्लैरिटी कभी देती नहीं है जितनी क्वांटिटेटिव देती है। ये वही बात है बेटा कि एक इंसान मुझे आकर कहे जी मैं बोर्ड एग्जाम में बेटा 95% लेकर आना चाहता हूँ, और दूसरा इंसान मुझे कहे कि मैं बोर्ड एग्जाम में ना बहुत नंबर लाना चाहता हूँ। यार बहुत क्या क्लासीफाई कर रहा है, बहुत क्या बता पा रहा है, मुझे मुझे तो नहीं कुछ पता लग रहा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि ऑर्गेनाइजेशन कह रही है मैं अपनी सेल को 20% से बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है जी। और एक ऑर्गेनाइजेशन कह रही है मैं अपनी सेल बहुत बढ़ाना चाहती हूँ। भाई बहुत का मतलब क्या? किसी के लिए बहुत 5% हो सकता है, किसी के लिए 100% हो सकता है। बहुत का क्या मतलब है? तो क्वालिटेटिव चीजें क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं देती इन रियल लाइफ, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव होते हैं रियल लाइफ में। अभी मैं केस स्टडी पर नहीं है। और क्वांटिटेटिव में भी बेटा बात करूं तो दो तरीके की बातें हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव एब्सोल्यूट टर्म्स में भी हो सकते हैं, यानी कि एक होल नंबर में हो सकते हैं, और रिलेटिव मेजर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि परसेंटेज में भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूं तो हमेशा क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव में भी रिलेटिव, होल नंबर नहीं परसेंटेज में होते हैं ऑब्जेक्टिव। क्योंकि बेटा परसेंटेज एक बहुत ही अच्छा व्यू देती है रादर देन अ होल नंबर। लास्ट टाइम भी शायद मेरी आपसे बात हुई हो, मैं एक बार फिर भी बता देता हूं आपको। मान लो दो ऑर्गेनाइजेशन है ए और बी, ठीक है जी। और मैं अगर आपको ये बताऊं, एब्सोल्यूट टर्म्स में बताऊं कि ए के प्रॉफिट 50,000 रुपए से बढ़े हैं, और आपको ये बताऊं बी के भी प्रॉफिट 50,000 से बढ़े हैं, और आपसे पूछो ना कि आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन जा रहे हैं, तो जितने बैठे हो ना सबका जवाब एक सुर और एक ताल में पता क्या होगा? कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बराबर है।
यही पता लग रहा है, क्योंकि मैंने तो यही इंफॉर्मेशन दी अभी कि दोनों का प्रॉफिट 50-50 हजार से बढ़ गया। यही जा रहा है ना दिमाग में इंप्रेशन। पर अब मैं ये बोलूं कि ए का प्रॉफिट 10% से बढ़ा है और बी का प्रॉफिट 25% से बढ़ा है, इसका मतलब इसका पुराना प्रॉफिट 5 लाख होगा, 10% से बढ़ा तो 50 हजार बढ़ गया। इसका पुराना प्रॉफिट 2 लाख होगा, 25% से बढ़ा तो 50 हजार बढ़ गया। ठीक है जी। अब सारे के सारे तुम शिफ्ट कर जाओगे कि भी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, प्रॉफिट 50%, 25% से ग्रो कर रहा है उसका, जबकि एक का 10% से ग्रो कर रहा है। तो ये पता लग रहा है कि कितना क्लैरिटी देती है रिलेटिव मेजर्स, कितनी क्लैरिटी। एब्सोल्यूट चीजें भी उतनी क्लैरिटी नहीं देती। इसी वजह से बेटा कॉर्पोरेट वर्ड में क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव और उसमें भी बेटा रिलेटिव सेंस में। अब आ जाते हैं बेटा क्लास 12 के सिलेबस पे, बात करते हैं उसकी कि केस स्टडी में क्या होगा। बेटा देखो केस स्टडी में तो आंसर ये भी हो सकता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि क्वांटिटेटिव होगा और एब्सोल्यूट होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि क्वालिटेटिव भी हो सकता है, तो भैया केस स्टडी में तो कुछ भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव होना जरूरी नहीं केस स्टडी के हिसाब से, क्वालिटेटिव भी होगा, कभी कभी एब्सोल्यूट भी होगा, कभी कभी रिलेटिव भी होगा। अब ये मत कह देना कि अगर क्वालिटेटिव है मैं तो मार्क करके नहीं आता है, तो गलत बात है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, नहीं, हमें सब मार्क करना है। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था और प्रूफ भी दिखा था, मैं अभी भी एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रूफ भी दिखाऊंगा। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने लिए ऑब्जेक्टिव लिया कि मैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना चाहती हूँ। कितना, कितने लोग, कुछ नहीं पता, बस वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना है। ये तो बड़ा क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव नहीं है, पर बेटा केस स्टडी में आया हुआ है, बोर्ड की केस स्टडी में आया हुआ है और हमें आइडेंटिफाई करना होगा। समझ में आती है बात? ठीक है जी, बोर्ड के हिसाब से भी बात समझ में आ गई। चलो जी, अब आ जाते हैं बेटा स्ट्रेटजी पर। मैं ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी को साथ साथ क्यों करा रहा हूं, अब मैं बेटा वो बात बता देता हूं। देखो ऑब्जेक्टिव हमेशा ये बताते हैं कि क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना है, जबकि स्ट्रेटजी बताती है बेटा कैसे अचीव करेंगे। क्या अचीव करना है ये बताते हैं ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी बताती है कैसे अचीव करेंगे। एग्जांपल, स्ट्रेटजी की वैसे टोटल केस स्टडी बेटा 5 तरीकों से आइडेंटिफाई की जा सकती है, उसमें पहला तरीका कैसे अचीव करेंगे, ये हिंदी वर्ड है ऐसे याद रखने हैं, काफी केस स्टडी इसी से सॉल्व हो जाएंगे आपकी स्ट्रेटजी की। जैसे कि बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि बहुत ब्लैक मनी इंडियन मार्केट में, इन्होंने डिसीजन लिया कि हम ब्लैक मनी को ना खत्म कर देंगे या कम कर देंगे इंडियन इकोनॉमी से, और इसके लिए इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया। ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्लैक मनी कम करना। क्या अचीव करेंगे? ब्लैक मनी को कम करेंगे। कैसे अचीव किया आपने इस ऑब्जेक्टिव को? आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया इंडिया में। होगी थी ब्लैक मनी कम, सबको अपने जो घरों में कैश रखा था सब रिपोर्ट करना पड़ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ऑटोमेटिकली ब्लैक मनी बहुत एक्सटेंट तक कम हुई। तो भैया डीमोनेटाइजेशन एक स्ट्रेटजी ही थी, ठीक है ना। डिमोनेटाइजेशन कुछ और नहीं, स्ट्रेटजी ही थी। ब्लैक मनी को खत्म करना था, कैसे खत्म किया? डिमोनेटाइजेशन करके। पहला तरीका समझ में, स्ट्रेटजी की केस स्टडी आइडेंटिफाई करने का। ये हिंदी वर्ड बहुत सारी केस स्टडी आपसे आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, ऑल्दो रटना तो नहीं है, मैं कुछ ना कुछ बात यहां पर भी बताऊंगा। अगर ये वर्ड दिख जाए ना कॉम्पिटिटर किसी भी केस स्टडी में, तो 99.99% टाइप्स ऑफ प्लान में आंसर स्ट्रेटजी होता है, ठीक है जी। मैं ये बात हमेशा ऐसा समझाता हूँ कि आईपीएल हम देखते हैं, 17-18 साल से आईपीएल चल रहा है, 2007 से आईपीएल चल रहा है, ठीक है जी। अब जब भी आईपीएल देखते हैं 2.5 मिनट का ब्रेक होता है, जिसको बोला जाता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में स्ट्रेटजी बताते हैं अपने ओपोनेंट के खिलाफ, अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ, कि कैसे इनको कम स्कोर पे रोकना है, या कैसे इनकी जल्दी विकेट लेनी है, या कितना टारगेट सेफ है इस पिच पर। सारी की सारी प्लानिंग कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट चल रही होती है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में। यानी कि ध्यान रख लेना, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी दुनिया में बनती हैं वो कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट ही बनती हैं। समझ आई बात? दो बातें डन। तीसरी बात,
बेटा स्ट्रेटजी ना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब, देखो हमने पॉलिसी रूल्स पढ़ा है, अभी ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा, ये सब ना एक एक बात बोलते हैं खत्म हो जाते हैं। स्ट्रेटजी सिर्फ एक बात बोल के खत्म नहीं करता। स्ट्रेटजी इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इट इंक्लूड्स थ्री थिंग्स, तीन बातें आती हैं स्ट्रेटजी में। डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, adopting a suitable courses of action and allocation of resources। सुन लो जी, determining long term objective, adopting a suitable courses of action and allocation of resources। अब मैं बताता हूं केस स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेशेंस होना। क्योंकि हमने पहली लाइन पढ़ी, हमें लगा यार बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, फटाफट से नीचे लिख दिया टाइप ऑफ लाइन में ऑब्जेक्टिव। उत्तर जी ये स्ट्रेटजी भी हो सकता था, क्योंकि स्ट्रेटजी की पहली बात यही कहती है डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अगर दो और बातें दिख गई, अडॉप्टिंग अ सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आंसर तुरंत स्ट्रेटजी हो जाएगा। इसलिए जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है, वहां पर बहुत पेशेंस चाहिए। स्ट्रेटजी में तीन बातें मैं एग्जांपल देकर क्लियर करता हूं क्या मैं कहना चाहता हूं। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, पतंजलि, ठीक है जी बाबा जी, बाबू अब पतंजलि एक स्ट्रेटजी बना रही है, ठीक है जी। उसने क्या किया समझना जरा आराम से। उसने ना बेटा अपने ऑब्जेक्टिव लिया, पता ही है आपको पतंजलि के सक्सेस का राज मैं बहुत बार बोलता हूँ, ठीक है ना। इंडियंस की कमर तोड़ घुटने तोड़ स्ट्रेटजी है ये, हर चीज में आयुर्वेद लिख दो, ठीक है जी। इंडियंस के घुटने टूट जाते हैं, ठीक है ना जी। दंत कांति बना आप भी पेस्टी रहे हो भाई, बस लॉन्ग है उसमें, ठीक है जी। बना आप भी सो पी रहे हो, बस उसमें नीम है, ठीक है जी। बना आप भी देसी घी रहे हो, बस ये शुद्ध गाय का पता नहीं क्या बोलते हैं यार, वो तो देसी गाय का शुद्ध देसी घी है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ठीक है जी। भाई कुछ नहीं, बस आयुर्वेद बोल दो, इंडियंस बहुत खुश हो जाते हैं। सब कुछ इसी प्रोडक्ट में, बाकी तो दुनिया के सारे प्रोडक्ट खराब है। तो वो इस बार पतंजलि ने ना अपना एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लिया कि वो ना सोप्स की सेल अपनी 200 करोड़ से क्रॉस करना चाहता है। जो वो सोप बनाता है उसकी सेल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की करना चाहता है, ये ऑब्जेक्टिव लिया पतंजलि ने, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया, अडॉप्टिंग अ सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन। इन्होंने सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन भी लेने शुरू कर दिए। उस सुटेबल कोर्सेज में क्या किया इन्होंने, अपने सोप को बहुत सारे ना फ्लेवर में निकालना शुरू कर दिया, बहुत सारे वेरिएंट में। नीम है, मोगरा है, ग्रीन एप्पल, ब्ला 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 करके बहुत सारे फ्लेवर में निकाल दिया जी, ठीक है जी। एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, उसके लिए रिसोर्सेस भी एलोकेट कर दिए इन्होंने। अपना एड बजट बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया कि हमारे सोप का एड बजट 20 करोड़ से प्लस है, 20 करोड़ से ज्यादा का ऐड करेंगे साल भर में, और हमें चाहिए 200 करोड़ से ज्यादा के सोप पिक्चर। तो आप कुछ और नहीं कर रहे, जहां आप ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन कर रहे हो, ये स्ट्रेटजी ही होता है। सेम बात मैं अगर आपकी सेंस में आ जाऊं, बेटा जब आप 12th क्लास में आए ना, तो आपने अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे क्लास 12th में 90% से प्लस मार्क्स चाहिए, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग अ सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपने सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन भी लिए, सभी मेन सब्जेक्ट्स की ट्यूशन लगा ली पहले दिन से ही, ठीक है जी। सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन भी ले लिए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस भी एलोकेट करने शुरू कर दिए। बहुत सारी बुक्स खरीद ली, बहुत सारे टीचर के नोट्स पे पैसा फूक रहे हो, कभी पास्ट ईयर की बुक्स पे पैसा फूक रहे हो, कभी सैंपल पेपर खरीदने पे पैसा फूक रहे हो, तो बाबू रिसोर्सेस भी एलोकेट कर रहे हो। ये कुछ और नहीं बेटा, ये स्ट्रेटजी ही है। समझ में आती है बात। अभी मैंने स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करने के तीन तरीके बता दिए, कैसे अचीव करेंगे पहली बात, दूसरी बात कॉम्पिटिटर, तीसरी बात ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, तीन चीजों से मिलकर बनता है। चौथी बात बेटा, अगर कभी किसी अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना हो तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी ही बनाई जाती है। कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना हो उसके लिए भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, जनरली इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। आपको पता है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो पार्लियामेंट में हंगामा छिड़ गया, कांग्रेस
वालों ने भैया एक के बाद एक पलटवार करना शुरू कर दिया बीजेपी के ऊपर और बैकफुट पे घसीटना शुरू कर दिया कि देश में इतनी मौतें हो रही हैं, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल 500 के नोट में मनी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, 1000 के नोट में आप इस डिसीजन को वापस लो, ये करो जी, वो करो जी। बहुत बैकफुट पे घसीटा, एक के बाद एक बहस छिड़ती गई। जब पीएम मोदी उठे और बात बोलनी शुरू करी अपनी, उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा जी मेरा लॉन्ग टर्म विजन ये है, मैं खत्म कर दूंगा कैशलेस इकोनॉमी चाहिए मुझे, मैं कैश ही खत्म कर दूंगा इंडियन मार्केट से। ठीक है जी, आज हो सकता है शॉर्ट रन में आपको परेशानी हो रही हो, ठीक है, लॉन्ग रन में परेशानी नहीं होगी, मैं कैश ही खत्म कर दूंगा, मेरे को तो चाहिए कैशलेस इकोनॉमी बने। और आपको बता देता हूँ, तब तक ये गूगल पे, फोन पे कोई नहीं था मार्केट में, कोई भी नहीं था। गूगल पे, फोन पे का नाम नहीं था, कोई क्यूआर कोड नहीं थे। ठीक है जी, पेटीएम था मार्केट में, पर पेटीएम के पास भी अपना क्यूआर कोड नहीं था, ये यूपीआई वाला सिस्टम नहीं था, डायरेक्टली पैसे बैंक अकाउंट में नहीं जाते थे। होता क्या था, वही वॉलेट में रह जाते थे पैसे, पेटीएम का वॉलेट वॉलेट था खाली, इतना सा सिस्टम था। लेकिन जैसे ये कैशलेस इकोनॉमी की बात सुनी, पेटीएम को लगा भाई बस यही एक अपॉर्चुनिटी है, दोबारा शायद कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी ना आए। ठीक है जी, उन्होंने ना अपने नंबर ऑफ एड्स 4 गुने कर दिए, जितना पेटीएम ऐड करता था उसका 4 गुना ऐड करना शुरू कर दिया। और यकीन मानना, जना खना जिसने पेटीएम का कभी नाम भी सुना नहीं था ना, पेटीएम इंस्टॉल करके बैठ गया। ठीक है जी, ये क्या हो रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है पेटीएम, 4 गुना ऐड क्यों कर दिए? उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी पीएम मोदी की बात में, उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश ही कर रहा था। ठीक है ना जी, ये कुछ और नहीं है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही थी। समझ में आती है जी बात इतनी? 4 बातें समझ में आई। पांचवी और आखिरी बात स्ट्रेटजी की। बेटा स्ट्रेटजी में ही ना हम ये भी बात सोचते हैं कि अगर कोई हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसको लॉन्च करना भी है या नहीं, ये भी हम स्ट्रेटजी में सोचते हैं। और अगर लॉन्च करना है तो चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, मार्केटिंग वाली बात। चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, एड मीडिया कौन सा इस्तेमाल करें, सेल्स प्रमोशन का कौन सा टूल इस्तेमाल करें, ये सब बातें भी स्ट्रेटजी में ही ढूंढते हैं। ये यहां से भी क्वेश्चन आता है, बहुत 2-3 बार आ चुका बेटा, सिर्फ इसी पॉइंट से क्वेश्चन। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर स्ट्रेटजी में 5 बातें, कैसे अचीव करना है, कॉम्पिटिटर वाली बात। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग अ सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। चौथी बात, किसी अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए भी हम स्ट्रेटजी ही बनाते हैं। पांचवी और आखिरी बात, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या नहीं करें, लॉन्च करें तो जो भी डिसीजन लेने पड़ रहे हैं नए प्रोडक्ट के लॉन्च पर, चाहे वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना, याद होगा मार्केटिंग 1 लेवल चैनल यूज करूं, 2 या 3, ये भी यही सोचा जाता है स्ट्रेटजी में। एड मीडिया कौन सा यूज करूं, ठीक है जी, फ्लेक्स बोर्ड के थ्रू ऐड करूं, पेम्पलेट के थ्रू करूं, टीवी ऐड के थ्रू करूं, कौन सा मीडिया चूज करूं, ये भी स्ट्रेटजी में सोचा जाता है। सेल्स प्रमोशन का कौन सा टूल इस्तेमाल करूं, वेदर गो फॉर डिस्काउंट और रिबेट और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे टूल पड़े थे। तो ये सब बातें मैं स्ट्रेटजी में ही सोचता हूँ, 5 अलग अलग बातें। मैं सबसे केस स्टडी दिखा दूंगा आपको, सबसे। ठीक है, और स्ट्रेटजी की खासियत भी बता दूं आपको कि अगर पिछले 2-3 साल ये ना, मतलब कोविड के बाद से कोर्स का पार्ट नहीं रहा, लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है दोबारा। ठीक है, लास्ट ईयर और अब, और उससे पहले 2 साल छोड़ दो, 2-3 साल, उससे पहले हमेशा। अगर मैं पिछले 10 साल के पेपर की बात करूं तो कम से कम 3 से 4 बार स्ट्रेटजी पेपर में आता है, यानी कि 30 से 40% केस स्टडी स्ट्रेटजी की पेपर में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है जी, 10 सालों में। तो उम्मीद करना कि पेपर में इस बार भी स्ट्रेटजी ही होगा पूछा गया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ाते हैं। बेटा आगे बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी डन, रूल्स पॉलिसी पहले डन। ठीक है जी, अब बात करते हैं मेथड्स वर्सेस प्रोसीजर्स की। मेथड्स वर्सेस प्रोसीजर। अगेन मैं थोड़ी देर पहले ही बोल चुका हूं ऑब्जेक्टिव कराते टाइम कि सिनोनियम बहुत काम के होंगे। ठीक है ना जी, और अभी भी यही बोल रहा हूँ, सिनोनियम बहुत काम के होंगे। क्योंकि जैसे कि प्रोसीजर की बात है, सबने मुझसे 2-2, 3-3 बार ये टर्म सुनी हुई है, जब मैं स्टाफिंग प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस या प्लानिंग प्रोसेस कराता हूँ तब ये बात बोलता हूँ। प्रोसेस या प्रोसीजर का मतलब समझते हैं ना,
किसी भी काम को करने का एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है ना जी। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, क्या वो सीक्वेंस बदला जा सकता है किसी भी हाल में? नहीं जी, सीक्वेंस नहीं बदला जा सकता, ठीक है ना। हमेशा से ये है बात कि मैगी बनाने का आखिरी स्टेप पहले नहीं पढ़ा जा सकता कि सर्व द मैगी, ठीक है जी। पहले पहला पहला ही स्टेप है कि पैन लो, उसके बाद वाटर को बॉईल करो, उसके बाद मैगी को डालो, उसके बाद पॉर करो मसाला, वो सब कुछ एक पर्टिकुलर स्टेप है, वैसे ही चलेगा। तो बेटा बहुत सारे वर्ड आते हैं, कभी वर्ड आते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड, प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप गाइड ही तो है। कभी वर्ड आता है सीक्वेंस, कभी वर्ड आता है ऑर्डर, कभी वर्ड आता है एग्जैक्ट मैनर, कभी वर्ड आता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। पार्थ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई पर, और आयुष तू भी लगा पड़ा है। ओ ये 5 वर्ड से कहीं ना कहीं प्रोसीजर आइडेंटिफाई होता है, ठीक है ना जी। और मैं आपको दिखा दूंगा इन 5 वर्ड के अलावा प्रोसीजर के ऊपर कभी कोई केस स्टडी नहीं आई, बस यही 5 वर्ड, कभी प्रोसीजर के ऊपर और कोई केस स्टडी ही नहीं बनी इन 5 वर्ड के अलावा, ठीक है जी। इससे आसान तो क्या ही बात होगी। अगर मैं मेथड की बात करूं तो क्या मेथड के भी कुछ सिनोनियम है? बेटा दो ही है यहाँ पर, मेथड्स मतलब वे आउट्स, या मेथड्स मतलब ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है जी। एक और बात जिससे मेथड की केस स्टडी आइडेंटिफाई होती है, ये हमेशा वर्ड आता है इसके लिए, प्रेस्क्राइब्ड मैनर टू परफॉर्म अ टास्क, प्रेस्क्राइब्ड मैनर टू परफॉर्म अ टास्क। मेथड यही बताते हैं बेटा, मेथड आर द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, जो ये बताते हैं कि किसी टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ बेटा, किसी भी चीज का प्रोसीजर देखोगे ना, हर स्टेप में प्रोसीजर के बहुत सारे मेथड दिख जाएंगे, बहुत सारे वे आउट दिख जाएंगे। जैसे कि बेटा मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि मान लो हम एक पब्लिशिंग हाउस है, ठीक है जी, हम एक पब्लिशिंग हाउस है और एक बुक पब्लिश करने जा रहे हैं, ठीक है जी। एक प्रोसीजर होगा बुक पब्लिश करने का। मान लो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो पेपर रोल बाय करना होगा, उसके बाद पेपर रोल की कटिंग, उसके बाद पेपर रोल की प्रिंटिंग, और उसके बाद बेटा बाइंडिंग। ऑल दो बेटा ना तो आप पब्लिशिंग हाउस हो ना मैं पब्लिशिंग हाउस हूँ, ठीक है जी, पर प्रोसीजर तो यही होगा लगभग लगभग कि पेपर रोल बाय हो गया, अच्छा फटाफट कटिंग कर लो, प्रिंटिंग कर लो और बाइंडिंग करो और बेचो मार्केट में, यही होगा। अब मैं कह रहा हूं प्रोसीजर के हर स्टेप में मेथड होते हैं, और बहुत सारे मैनर हो सकते हैं, बहुत सारे वे आउट हो सकते हैं कि कैसे परफॉर्म करना है इस टास्क को। आपको पेपर रोल बाय करना है, बाबू एक बात बताओ, एक क्वालिटी है क्या पेपर रोल? एक क्वालिटी? भैया आप सबके पास जो अपनी नोटबुक होंगी ना, यहीं पर बहुत सारी क्वालिटी हमें देखने को मिल जाएगी। कोई रफ पेपर है, कोई सेमी रफ है, कोई फेयर है, फेयर में भी 10-10 क्वालिटी है। कोई पेपर है भैया 10-20 जीएसएम का है, जीएसएम होता है ना मतलब पेपर की थिकनेस को बताता है, ठीक है ना जी। तो वो बात बड़ी सिंपल सी है, कोई एक क्वालिटी का तो पेपर नहीं है। आपने किस क्वालिटी का पेपर खरीदना है, किस क्वालिटी की प्रिंटिंग करनी है, क्या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना जी। कई बार पेपर इतना हल्का होता है, कुछ बुक्स हम खरीदते हैं कि अगर एक तरफ छपा हुआ है दूसरी तरफ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये तो डिपेंड करता है कि पब्लिशिंग हाउस कैसा पेपर लेना चाहता है। तो आपको दिखाई दे रहा है हर स्टेप में अलग अलग वे आउट्स हैं। अब यहां पर सोचो कटिंग, वो कटिंग करनी है, अगेन एक साइज है आपके पास, जो नोटबुक है या जो बुक्स आप खरीदते हो मार्केट, सब एक साइज की है। टीएस गरेवाल सर की बुक खरीदी वो अलग साइज की निकली, ठीक है जी। जब बिजनेस स्टडीज की एपीसी की केस स्टडी की बुक खरीदी वो अलग साइज की निकली, आईडी देखी तो अलग साइज में अवेलेबल है, ठीक है जी। इंडियन इको, वो सॉरी जो प्राइवेट राइटर की इंडियन इको देखी टीआर एंड वीके और सर की, वो एक अलग साइज की है। तो बाबू बात सिंपल सी है, अगर आप पब्लिशिंग हाउस ऑफ बुक पब्लिश करना जा रहे हो, कटिंग कैसे करोगे उसमें भी बहुत सारे वे आउट है। A4 पेपर की बुक बनानी है, A3 साइज बनाना है, B2 बनाना है, B1 बनाना है, A5 बनाना है, बहुत सारे साइजेस हो सकते हैं मार्केट में, ठीक है ना जी।
उसके बाद अगेन प्रिंटिंग करनी है सर, एक फॉन्ट है क्या? कितने फॉन्ट अवेलेबल हैं, कितने फॉन्ट, ठीक है जी, सुबह से लेकर रात तक देखते जाओ, इतने फॉन्ट अवेलेबल हैं, ठीक है ना जी। और फॉन्ट में भी कितने सारे साइजेस हैं, 12, 18, 24, किस साइज पे प्रिंट करना है, बोल्ड, इटैलिक, कैसे प्रिंट करना है, ये भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे वे आउट प्रिंटिंग में भी अवेलेबल है। अगेन बाइंडिंग, आपको पता है बाइंडिंग में भी अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है ना जी। अभी कुछ लोग नोटबुक खोलेंगे तो जो सेंटर होगा वहां पर सिलाई हुई होगी, कुछ लोग नोटबुक खोलेंगे वहां स्टेपलर पिन लगी हुई होगी, ठीक है ना जी। समझ जाएंगे हमें, अच्छा ये बाइंडिंग इन्होंने सिलाई से की हुई है, अच्छा ये बाइंडिंग इन्होंने स्टेपलर पिन से की हुई है। तो भैया हर प्रोसीजर के हर स्टेप में बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है ना जी। मेथड्स हैं क्या, किसी काम को करने का वे आउट तरीका। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल तो हमारे पास भी है, ट्रेनिंग देने के दो मेथड थे, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। याद आ रही है ना बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी, रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।